नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों एवं समस्त विद्यार्थियों तथा प्यारे भैया बहनों। आज मैं आपको अपनी इस वीडियो के माध्यम से भारतीय मरुस्थल के बारे में चर्चा करेंगे, जो पिछले अध्याय में कुछ एनसीईआरटी के इस भारत के भौगोलिक स्वरूप, जो भौतिक स्वरूप के अंतर्गत आप दूसरा अध्याय पढ़ रहे हैं कक्षा 9 की पर्यावरण की क्लास में, तो उसमें कुछ चीज़ें बाकी रह गई जिसको आप समझेंगे, जिसमें भारतीय मरुस्थल और भी चीज़ें हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ से करने से पहले हम आपको यह बता दें कि आप हमारी इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। इस प्रश्नों की जो सीरीज है, इस एनसीईआरटी बुक के जो समस्त आप चीज़ें पढ़ रहे हैं, उसमें से कुछ प्रश्नों की सीरीज भी हम आपको जारी किए हुए हैं, जो कि लेसन बाय लेसन आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जिसका आप लाभ उठा रहे हैं। तो उसमें अगर कोई समस्या होती है या कोई प्रश्न छूट जा रहा है तो उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप अपनी बातों को रख सकते हैं। उस पर जो भी चीज़ें रहेंगी अमल किया जाता रहेगा और उसमें सुधार करने की गुंजाइश करती जाएगी, और जो भी उसमें चीज़ें होंगी उसमें हम ऐड करते रहेंगे। और इस तरीके से चलिए प्रारंभ करते हैं। अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। जो हमारा अरावली पहाड़ी है उसके पश्चिम के तट पर देखेंगे आप, तो उसमें थार का मरुस्थल देखने को मिलेगा, जो राजस्थान का एक क्षेत्र है, जो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। परंतु अगर विश्व की बात करें तो विश्व में सहारा का मरुस्थल, जो साउथ अफ्रीका में है, देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आप समझ पा रहे हो कि भारत का जो सबसे अधिक मरुस्थलीय क्षेत्र है वो राजस्थान में है। राजस्थान हमारे भारत का सबसे अधिक क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से माना जाता है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप समझेंगे कि यहाँ बालू के डिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। यानी सबसे कम वर्षा तो यहाँ पर नहीं कह सकते, परंतु 150 मिलीमीटर से कम होती है, क्योंकि हमने पूर्व में चर्चा किया कि सबसे कम जो जल वर्षा देखने को मिलती है वह अधिक से अधिक मात्रा में आपका लेह लद्दाख में देखने को मिलती है, जो सबसे अधिक देखने को मिलती है। तो सबसे अधिक जो जल वर्षा है वह लद्दाख में देखने को मिलती है। तो इस हेडिंग को आप समझ पा रहे होंगे कि मुख्य रूप से ये आपका जो देखने को मिल रहा है, ये ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो राजस्थान का क्षेत्र है, चित्र में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ महिलाएं पानी लेकर बहुत दूरी से जा रही हैं, और जो कि एक रेतीली बंजर भूमि पर आप देख पा रहे हैं, वे कठिनाइयों से उसका सामना कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि वहाँ पर लोगों को जल की समस्याएं देखने को मिलती हैं। जल का बहुत ही अकाल देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत कम जल वर्षा होती है, 150 मिलीमीटर जल वर्षा होती है। इसके कारण ये बात देखने को मिलती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। यहाँ की जो जलवायु है वह शुष्क मानी जाती है। वनस्पति बहुत कम देखने को मिलती है, क्योंकि जब यहाँ पर जल वर्षा नहीं होगी तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि वनस्पतियाँ कम देखने को मिलेगी, और जो वनस्पतियाँ हो कटीली झाड़ियों वाली देखने को मिलती है, जिसमें कैक्टस या नागफनी जैसे वृक्ष आपको समझ पाएंगे। वर्षा ऋतु में ही कुछ सरिताएँ दिखती हैं। सरिताएँ अर्थ नदियों का जो समागम देखने को मिलता है, वह केवल वर्षा ऋतु में देखने को मिलता है, जो बहाव पर होते हैं, उफान पर होते हैं, और उसके बाद वे बालू में ही विलीन हो जाती हैं। जो बालू है उसी में सूख जाते हैं, जल की कमी वहाँ पर देखने को मिलती है। पर्याप्त जल नहीं मिलने से वे समुद्र तक नहीं पहुँच पाती हैं। केवल लूनी ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। आपको हम बता दें, जो सांभर झील का निर्माण हुआ है वह लूनी नदी से ही हुआ है, और लूनी नदी का एक क्षेत्रफल है। बरकान जो है आपका, मुख्य रूप से आप समझे कि बरकान अर्धचंद्राकार बालू का एक टीला है। बरकान पूछा जाता है प्रश्न कि बरकान किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे बरकान एक अर्धचंद्राकार बालू का टीला है, जो कि एक विस्तारित रूप में राजस्थान के क्षेत्र में देखने को मिलता है।
लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। यदि आप जैसलमेर जाएं तो बरकान के समूह आपको वहां देख सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ें आप समझ पाए जो मरुस्थल के लिए आप समझ पा रहे हैं। तो चित्र को थोड़ा सा हम बोल्ड कर दे हैं जिसमें आप विधिवत तरीके से समझ पाइए कि महिलाओं का जो जल लेकर जाना दिखाई दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा हमने जूम आउट किया चित्र को और आप समझेंगे कि आगे चलकर क्या बातें देखने को मिलती है तटीय मैदान के बारे में। अब इस तरीके से आप मरुस्थल मैदान के बारे में समझ पाए होंगे। अब इसमें एनसीईआरटी बुक के आधार पर आप देख पा रहे हैं कि तटीय मैदान। हम आपको बता दें कि जो संपूर्ण स्टडी है आपका स्टडी मटेरियल सब का सब एनसीईआरटी पैटर्न पर ही आधारित है। चाहे वो आप प्रश्नों की सीरीज हो चाहे आप डायरेक्ट बुक के माध्यम से समझ पा रहे हैं। तो इसमें जो मुख्य चीज़ें हैं मैं आपको बता ही रहा हूँ और साथ में जो प्रश्नों का सीरीज होगा इसके अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड कराया जाता रहेगा। चलिए पढ़ते हैं तटीय मैदान के बारे में। आप इस चित्र को देख कर समझ पा रहे हो कि तटीय मैदान का अर्थ है जो जल के किनारे बसा हुआ देखने को मिलता है उस और वहाँ पर कृषि कार्य होता है, उसको तटीय मैदान कहते हैं। जो नदियों का एक तटीय क्षेत्र होता है, नदियों का एक किनारा होता है जिसको हम रिवर बैंक भी कहते हैं। नदियों का किनारा उस पर बसी हुई जो कृषि कार्य देखने को मिलता है, जो कृषि कार्य वहाँ पर हमें ज़्यादातर मात्रा में देखने को मिलता है, उसी को हम यहाँ तटीय मैदान के रूप में मानते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं इसमें आगे। प्रायद्वीपीय पठार के किनारों संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। संकीर्ण तटीय यानी जो बहुत अधिक मात्रा में फैलाव नहीं है, संकीर्ण है यानी ज़्यादा चौड़ा नहीं है, वह तटीय पट्टियों से विस्तारित है। यह पश्चिम में अरब सागर, अगर हम बात करें कि अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है जो तटीय मैदान है, उसकी बात करें तो आप समझेंगे जब हम उत्तर से दक्षिण या नॉर्थ साउथ किसी मैप को भारत के रूप में देखते हैं या भारत को रखते हैं तो उसमें हमें यह देखने को मिलता है कि भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र है वह अरब सागर है और भारत का ही जो निचला श्रीलंका से थोड़ा ऊपर देखेंगे तो वहाँ पर बंगाल की खाड़ी देखने को मिलता है जो पूर्व और दक्षिण के मध्य भाग में देखने को मिलता है। तो वहाँ से लेकर यह बंगाल की खाड़ी से लेकर अरब सागर का जो क्षेत्रफल है उसे हम संकीर्ण पट्टियों वाला कह सकते हैं जो प्रायद्वीपीय पठार के रूप में माना जाता है। यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक बहुत अधिक मात्रा में विस्तृत देखने को मिलता है। पश्चिमी तट पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इस मैदान के 3 भाग हैं। तट के उत्तरी भाग को कोंकण ब्रैकेट में आप समझिए मुंबई तथा गोवा, मध्य भाग को कन्नड़ मैदान एवं दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहा जाता है। जैसा कि आपने चित्र में देखा था और मैं आपको समझाया था कि वह क्षेत्र पूरा का पूरा जो तमिलनाडु के आसपास में आप देख पाते हैं मालाबार तट को उसको हम मानते हैं जो कि प्रायद्वीपीय पठार का एक अहम हिस्सा देखने को मिलता है। बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है। बंगाल की जो खाड़ी है, बंगाल खाड़ी आपको कहाँ देखने को मिलता है? पूर्व तथा दक्षिण के बीच में मध्य में जो देखने को मिलता है इसको हम बंगाल की खाड़ी कहते हैं। उत्तरी वो बहुत अधिक चौड़ा और विस्तारित है। उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है जबकि दक्षिणी भाग में कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। ये 2 प्रश्न बहुत ही उच्च कोटि के हैं जो बड़ी बड़ी परीक्षाओं में आईएएस और पीसीएस की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि कोरोमंडल तट किसे कहते हैं। तो आप बता सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी का जो दक्षिणी भाग है उसको हम कोरोमंडल तट कहते हैं और उत्तरी भाग जो है उसको हम उत्तरी सरकार के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और डिफिकल्ट प्रश्न है। आगे समझेंगे। बड़ी नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं। पूर्व में हमने आपको चित्र के माध्यम से दर्शाया था कि कौन कौन से वो डेल्टा है और कौन कौन सी वो नदियां हैं जिससे किसी डेल्टा का निर्माण होता है। तो अगर हम बात करें भारत का सबसे बड़ा डेल्टा और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है तो वह सुंदरवन का डेल्टा है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी
तथा गंगा नदी के मिले जुले संगठन से दोआब से मिलकर बना हुआ है। जब एक दूसरे को नदियां सापेक्ष विपरीत दिशा से काटती हुई निकल जाती हैं और आगे चलकर फिर मिल जाती हैं तो उसको हम कहते हैं एक डेल्टाई क्षेत्र, जिसमें मैंग्रोव वन की प्रजाति ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलती है। यहाँ कृष्णा तथा कावेरी तट से मिले जुले डेल्टा का निर्माण हो रहा है। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भूलक्षण है। चिल्का झील आप समझेंगे कि यहाँ उड़ीसा से आगे आप देखेंगे तो चिल्का झील आपको देखने को मिलेगी, जिसमें सांभर झील हमको अभी हमने आपको बताया कि राजस्थान में, और चिल्का झील कहाँ पर है तो उड़ीसा से आगे बढ़ने पर देखने को मिलता है। और इसमें अगर हम बात करें कि डल और बूलर झील कहाँ पर है तो डल और बूलर दोनों जम्मू कश्मीर में देखने को मिलती हैं। तो इस तरीके से आपको झीलों के बारे में भी जानकारी समझ में आ रही होगी। झीलों तथा नदियों के बारे में हम अगले लेसन में विस्तार से और अधिक चर्चा करेंगे, और इसमें संक्षेप में आप समझते चलें। इसके कुछ महत्वपूर्ण लक्षण देखने को मिलते हैं। इस चित्र को आप जरूर समझेंगे और देखेंगे कि इसमें दो महिलाएं कृषि कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं, घास को काटते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि इस क्षेत्र का ये अहम भाग है कि यहाँ लोग कृषि कार्य में ज़्यादा निपुण पाए जाते हैं। चलिए, अब इसमें एक चीज़ें हैं, क्या आप जानते हैं, तो इसमें क्या दिया गया है कि क्या आप जानते हैं चिल्का झील भारत में खारे पानी का सबसे बड़ी झील है। यह उड़ीसा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। चिल्का झील, अब इसमें प्रश्न है कि जो सांभर झील है वह भी नमक से बनी हुई, जो कि लूनी नदी का एक भाग है। परंतु भारत की बात करें तो खारे पानी की जो झील है वह चिल्का झील है। परंतु अगर हम विश्व में पूछेंगे कि विश्व में कौन सा ऐसा झील है जो खारे पानी का माना जाता है, तो उसको हम कैस्पियन सागर कहेंगे। कैस्पियन सागर सबसे अधिक मात्रा में खारे पानी की झील के रूप में देखने को मिलता है। चलिए, इस तरीके से आप इस प्रश्न को समझ पाए होंगे। और अब हम आपको समझाएंगे द्वीप समूह के बारे में कि द्वीप समूह किसे कहते हैं और किस तरीके से इसका हम अध्ययन करेंगे। आप द्वीप समूह में आप समझिए कि आप पहले ही देख चुके हैं कि भारत का मुख्य स्थल भाग अत्यधिक विशाल है। यानी जो मुख्य स्थल है बहुत विशालकाय है, यानी छोटा नहीं, बहुत विशाल विस्तारित है। इसके अतिरिक्त भारत में 2 द्वीपों का समूह भी स्थित है। क्या आप इन द्वीपों समूहों को पहचान सकते हैं? तो जैसे एक आपका है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, एक है लक्षद्वीप। तो ऐसे तमाम द्वीप हैं जो भारत में मुख्य रूप से 2 दर्शाए जा सकते हैं। तो इन द्वीपों को आप वर्णन कर सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए, इसमें और चीज़ें समझते हैं। अब ये जो देख रहे हैं एक द्वीप आपका है केरल के मालाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप का जो चित्र देख पा रहे हैं आप, ये विस्तृत रूप से आप देखिए इसको, ये जल से घिरा हुआ क्षेत्र है। ये चित्र आप समझ पा रहे होंगे कि ये चित्र जो है मुख्य रूप से आपका एक मालाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप है। और अगर आप उत्तर तथा दक्षिण के क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ पर जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है वह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उसके बारे में समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वीपों का यह सबसे छोटे प्रवाल द्वीपों से बना हुआ है। पूछा जाता है कि सबसे छोटे प्रवाल, प्रवाल का अर्थ है जो जल से चारों तरफ से घिरा हुआ एक ऐसा स्थान जहाँ पर छोटा सा मृदा जलों का बना हुआ संक्षेप देखने को मिलता है या टीला देखने को मिलता है, तो उसको हम कह सकते हैं कि प्रवाल। पहले इनको लकादीव, मिनिकाय तथा एमीन द्वीप के नाम से जाना जाता था, जबकि 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया। बहुत ही बेहतर प्रश्न यहाँ पर बनता है कि ये बताइए कि लक्षद्वीप का पुराना नाम क्या है। तो 1973 के पहले इसे लकादीव या मिनिकाय के नाम से जाना जाता था, या तीसरा नाम एमीन द्वीप, परंतु 1973 के बाद इसे लक्षद्वीप रख दिया गया। यह 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसकी राजधानी कावारत्ती है। लक्षद्वीप की ही राजधानी कावारत्ती मानी जाती है। लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय भी है और इसकी राजधानी भी है लक्षद्वीप की। इस द्वीप समूह पर पादप तथा जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। पादप का अर्थ है कि वनस्पति तथा जीव जंतु, और वह एक पक्षी अभयारण्य भी है।
पक्षी अभ्यारण्य का अर्थ है जहाँ पर पक्षियों का रहने का एक निवास स्थल हो, जो उसको निजित स्वामित्व पर ना कह के सरकारी संपत्तियों के आधार पर देखें तो उसे माना जा सकता है, जो राष्ट्रीय संपत्ति उसको हम देख सकते हैं भारत की, जिसमें पक्षी विहार या पक्षी अभ्यारण्य शामिल दे सकते हैं, जिसमें से घाना पक्षी विहार या काजीरंगा, इस तरीके से कई पक्षी विहारों के बारे में मैं आपको एक सीरीज तैयार करूंगा जिसमें पक्षी विहारों का एक विशेष अध्ययन देखने को मिलेगा आपको। और इसी तरीके से कई जो डेल्टा है उसको आप समझेंगे भारत से ही संबंधित जो है। और इसमें पक्षी अभ्यारण्य के साथ साथ आप कुछ प्रमुख वनों के बारे में ज़्यादा विस्तारित से समझेंगे, परंतु अभी इस सीरीज में आप NCERT के पैटर्न के आधार पर पुस्तक के माध्यम से जो प्रमुख चीज़ें हैं समझ पा रहे होंगे। अब बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखला की ओर ध्यान दीजिए। ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप है। यहाँ द्वीप समूह आकार में बड़े संख्या में देखने को मिलते हैं। अब इसमें प्रवाल के बारे में थोड़ा समझ लीजिए क्या चीज़ है। अभी हमने आपसे चर्चा किया, प्रवाल पालिप्स कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी हैं जो कि समूह में रहते हैं। अभी आपको हमने द्वीप के बारे में बताया कि यह एक प्रकार का छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। तो छोटे प्रवाल द्वीप घने कह सकते हैं कि एक टापू है और उस पर कुछ प्रवालों का एक बना हुआ सूक्ष्म प्राणी है जो कि समूह में रहते हैं। इनका विकास छिछले तथा गर्म जल में होता है। जल से घिरा हुआ है तो जल के किनारे ही होता है, परंतु जो घासी मैदान है उस पर लोग रहते हैं। तो इनमें कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता है। प्रवाल स्राव एवं प्रवाल अस्थियां टीले के रूप में निक्षेप होती हैं। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रवाल रोधिका, दूसरा है तटीय प्रवाल भित्ति तथा तीसरा है प्रवाल वलय। यह ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ प्रवाल रोधिका का अच्छा उदाहरण देखने को मिलता है। प्रवाल वलय द्वीप गोलाकार या हार्सशू आकार वाले रोधिका होते हैं, जिसको आप इस तरीके से देख पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं और चीज़ें। तो आकार में बड़ी संख्या में आपने देखा, जो यह द्वीप समूह आकार में बड़ी संख्या में बहुल तथा बिखरे हुए हैं। यह द्वीप समूह मुख्यतः 2 भागों में बटे हुए हैं, उत्तर में अंडमान तथा दक्षिण में निकोबार। यह माना जाता है कि यह द्वीप समूह निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं। यह द्वीप समूह के देश की सुरक्षा करते हैं के लिए महत्वपूर्ण है। इन द्वीप समूहों में पाए जाने वाले पादप एवं जंतुओं में बहुत अधिक विविधता है। ये विषुवत वृत्त के समीप स्थित हैं। यहाँ की जलवायु विषुवतीय है तथा यह घने जंगलों से आच्छादित है, भारे भरे हुए हैं। और यहाँ की जो जलवायु है वह विषुवतीय है, यानी परिवर्तित होती रहती है, निरंतर बदलती रहती है। क्या आप जानते हैं करके अगला इसमें है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह है जो बैरन द्वीप पर स्थित है। अगर ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाता है कि भारत का ऐसा कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है, तो आप बैरन द्वीप पर बता सकते हैं। यह एक द्वीप है जो बैरन द्वीप पर स्थित है, एक सक्रिय ज्वालामुखी है। एक ही भारत का सक्रिय ज्वालामुखी जिसका बैरन द्वीप पर हम उद्गार देखते हैं। विभिन्न भूआकृति विभागों का विस्तृत वितरण या विवरण प्रत्येक विभाग की विशेषताएं स्पष्ट करता है, परंतु यह स्पष्ट है कि ये विभाग एक दूसरे के पूरक हैं और वे देश को प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध बनाते हैं। उत्तरी पर्वत जल एवं वनों के प्रमुख स्रोत हैं। उत्तरी मैदान देश के अन्न भंडार हैं। इनसे प्राचीन सभ्यताओं के विकास को आधार मिला। पठारी भाग खनिजों के भंडार हैं जिसने देश के औद्योगिकरण में विशेष भूमिका निभाई है। तटीय क्षेत्र मत्स्यन और पोत संबंधी क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त स्थान है। इस प्रकार देश की विविध भौतिक आकृतियां भविष्य में विकास की अनेक संभावनाएं प्रदान करती हैं। तो इस तरीके से आपने इस लेसन में समस्त बातों का अध्ययन किया और समझा कि कैसे इसको भारत का जो संपूर्ण भौतिक अध्ययन हम करते हैं या भौगोलिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो उसको कई रूपों में व्यक्त किया गया, जिसमें आप समस्त रूपों के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाए हैं। और इस
लेसन को जितना आप समझ पाए होंगे उतना बेहतर है। इसमें कुछ प्रश्न सीरीज हैं जिसको आप अगले वीडियो में समझ पाएंगे और कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न समझ पाएंगे, जिसमें से कुछ चीज़ें ऑब्जेक्टिव रूप में हैं और कुछ और भी हैं। तो आप इसको समझेंगे तब तक आप इसका अध्ययन करें, समझें, जानें और बहुत बेहतर तरीके से इन जानकारियों का अध्ययन करें, जिसमें से आपको अलग अलग प्रकार के प्रश्न तथा अनेकों प्रकार की जानकारियाँ मिलती हुई दिखाई देंगी। तब तक आप इसका अध्ययन करें। हम अगले वीडियो में फिर से आपके सामने मुखावित होंगे और आपको नई चीज़ें समझाएंगे और नई चीज़ों के बारे में चर्चाएं करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, मातृभूमि को नमन, जय हिंद।